नमस्कार दोस्तों, 6 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 एडिटोरियल्स मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो बहुत हद तक इलेक्शन से रिलेटेड है। जो मैं एडिटोरियल्स छोड़ रहा हूं वो है द एल्केमी ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। तो यहाँ पे बंगाल पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। और एक और एडिटोरियल है जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो है इन केरला द चर्च इज़ अ क्रूशियल पॉलिटिकल प्लेयर। अब भाई, चर्च का केरला की पॉलिटिक्स में क्या रोल है, केरला के इलेक्शंस में क्या रोल है, इसको मैं फिलहाल के लिए अभी यहाँ के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कि हाँ, एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। हालांकि इलेक्शंस के टॉपिक के बारे में भी आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अगर सही लगा तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो पहली वीडियो जो आज डिस्कस करेंगे वो है द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया। भाई, पोस्ट कोविड के बाद इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं ऑथर ने। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले तो ऑथर ने ये बताया है कि इनइक्विटी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और उसके बाद सॉल्व करने के उसको तरीके बता रखे हैं, तो ये देखेंगे। फिर एक और आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है परसिस्टेंट माइंडलेसनेस। आपको पता है कि हमारे 20 से ज़्यादा पैरा मिलिट्री पर्सनल जवानों यहाँ की शहीद हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है मोएस इनकाउंटर में। दुख की बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से इस तरीके की चीज़ें हो रही है। मतलब हमारे देश के लोगों के साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़के अपनी जान दे रही है। तो यहाँ पे किस हद तक अभी भी नक्सलाइट मूवमेंट कमज़ोर है या ताकतवर है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। और इनके साथ डील करने के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है और आगे क्या कर सकती है, उसके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको देखेंगे। फिर साउथ फेस, आज की डेट में केरला और तमिलनाडु में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, सिंगल फेस इलेक्शंस हैं, तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो इलेक्शंस के 2 आर्टिकल मैंने छोड़ ही दिए हैं, बट ये छोटा है तो कम समय लगेगा कंपेरेटिवली, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो हम वो डिस्कस करेंगे वो है यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर। देखिए, आज की डेट में अगर देखो तो यूएस आज तक दुनिया भर को अपनी नसीहत देता फिरता था। अब चाइना जैसी कंट्रीज यूएस की नसीहत नहीं ले रही हैं। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया कि भले ही चाइना और यूएस एक दूसरे को कितना भी गरियाते रहें, कितनी भी उल्टी सीधी बातें बोलते रहें, बट कहीं ना कहीं यूएस और चाइना को एक दूसरे की ज़रूरत है, और यूएस और चाइना की दोस्ती की पूरी दुनिया को ज़रूरत है। कौन से बेसिस पे ज़रूरत है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है, इसको देखेंगे। और फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि मैं कहूँगा आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग। कोविड-19 के पैंडेमिक से पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच तो न्यू दिल्ली में है, और ये बोला गया है कि हाँ भाई, सर्किट बेंचेस खोली जा सकती है, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक जगह बैठती है, वो है नई दिल्ली। उसके चलते जो हमारे देश के साउदर्न पार्ट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए कंपेरेटिवली दिल्ली से जो दूर है स्टेट्स, वहाँ के केसेस का सुप्रीम कोर्ट में पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी कोरोना के लॉकडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग शुरू की है, और इस वर्चुअल हियरिंग के चलते देश भर के लोग सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस पा रहे हैं, देश भर के लॉयर सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले अगर आपको लॉयर चाहिए हो, मान लीजिए साउथ इंडिया में चेन्नई में आपको किसी केस में लड़ना है, तो चेन्नई में जो आपका लॉयर है उसको आप दिल्ली लेके नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के बाहर के किसी लॉयर को आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं है। ऑनलाइन हियरिंग्स में कोई भी एडवोकेट अब सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का केस लड़ सकता है। तो ये जो वर्चुअल हियरिंग वाला कंसेप्ट है, इसकी यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं ऑथर। ऑथर कौन है? तो ये भी अनहार एस मिगलानी है, एल्यूमिनस है, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तो ये 5 न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो गई है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर लक्ष्मीकांत तो ने बता दिया, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री चल रही है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की मैंने बहुत सारी बना दी हैं, कुछ बनानी बाकी हैं, धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, प्रीलिम्स से पहले मैं कंप्लीट करूँगा। तो अब ये सारे सोर्सेज को रेफर कर सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, रेगुलरली आपके साथ जुड़ा रहने की कोशिश करूँगा थ्रू फोटोज़, मैसेजेस, आपका कमेंट्स का जवाब देके आगे होने वाले समय में हो सकता है लाइव भी आऊँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। यूट्यूब हर लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, साथ साथ बाकी जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डालता हूँ उनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा।
तो अब बात करते हैं पोस्ट पैंडेमिक वर्ड एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज की टू सस्टेनिंग ग्रोथ एंड वेलबींग। कोविड-19 का जो पिछला साल है, इसने कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में हमको बता दिया। एक प्यू रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि इस कोविड-19 के चलते इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो 1/3 से श्रंक कर गया है। 1/3 से श्रंक करने का मतलब है कि अगर मान लो इंडिया के मिडिल क्लास में 300 लोग हैं तो वो 200 हो गए, एक तिहाई कम हो गया, मतलब 100 कम हो गए। तो 1/3 श्रंक कर गया है हमारा मिडिल क्लास। और जो हमारे गरीब लोग थे, वो गरीब लोग जो कि प्रतिदिन 150 रुपए की आय से कम में काम चलाते हैं, ये दुगने हो गए। तो हालात इतने बुरे हैं। और प्यू रिसर्च का ये भी बोलना है कि हो सकता है कि जितने हालात बुरे नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा बुरे हों। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया में और बाकी कंट्रीज में बढ़ती इनइक्वालिटीज के बारे में भी बताया है। तो इस पैंडेमिक के चलते नुकसान तगड़ा हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, बाकी देशों को भी हो रहा है। बट इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, उसके चलते इंडिया के ऊपर सीधे सीधे ध्यान जा रहा है। अब अगर बात की जाए ये जो इकोनॉमिक शॉक है कोविड-19 के पैंडेमिक का, इसके दो बहुत मेन वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि कोविड-19 के आने से पहले ही इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही थी और कोविड-19 से पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, रूरल डिस्ट्रेस था, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी थी, लो इनकम थी। तो ये सब कोविड-19 से पहले एग्जिस्टेंट था इंडिया में। कोविड-19 के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इनफॉर्मल सेक्टर रेडी वाले, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज लेबरर्स, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आता है जिसके पास कोई फॉर्मल जॉब नहीं है। तो दिन के बेसिस पे नौकरी मिल गई तो मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं हो रखा है एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, जब मन चाहे एम्प्लॉयर उठा के आपको बाहर कर देगा। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया के फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड, और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और उसके चलते आप देखोगे जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो हालात और ज़्यादा खराब हो गए। लोगों की तनख्वाहें कम कर हो रही हैं लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भारत स्टॉक एक्सचेंज की, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 200 कंपनीज के प्रॉफिट देखोगे तो वो 1.67 ट्रिलियन रुपीस पहुंच चुके हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मतलब ईयर ऑन ईयर 57% इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स और वर्कर के हालात कितने खराब हैं इसके स्टैटिस्टिक्स मैंने थोड़ा सा पहले ही आपको बताए हैं और अक्सर कर वीडियोस में इनकी बात में करता रहता हूँ। तो के शेप्ड रिकवरी यहाँ पे नजर आ रही है। के शेप्ड रिकवरी कुछ ऐसी रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी में एक तबका तो अमीर ऐसा है जो बिल्कुल ऊपर ही बढ़ता जा रहा है और जो गरीब तबका है, पुअर तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो नीचे ही चलता चला जा रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी का लेवल है वो बढ़ते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यहाँ पे एक ब्रिटिश, आप कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट एंथोनी एटकिंसन को कोट करते हुए कुछ बातें बता रहे ऑथर। ऑथर बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 3 pronged अप्रोच की बात कर रहे हैं ऑथर। इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए 3 pronged अप्रोच की बात हो रही है। कौन सी 3 pronged अप्रोच है? पहला, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। दूसरा, रेजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा, क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड अदर सोशल सेफ्टी नेट्स। एक एक करके इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। देखिए, क्रिएशन ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ये इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच के लिए। फिर ये बोला गया कि मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल मतलब माइक्रो जब आप छोटे छोटे लेवल पे इंडिकेटर्स होते हो, मैक्रो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को जब आप देख रहे हो। तो मैक्रो लेवल पे ये देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट रेट था हमारी इकोनॉमी में वो 2011-12 में 39% था, 2018-19 में 1.7% पे आ गया। तो ये जो कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट रेट, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। रिसेंट बजट में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाई जाने की बात की जा रही है, ठीक है ना, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सरकार बिल्कुल सही कर रही है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। अब समझिए बात को दोस्तों। एक तरफ तो ऑथर बोल रहा है कि आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, मैं ये अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ऑथर यहाँ पे इनइक्वालिटी को हटाने का क्या रीजन बता रहा है कि भाई इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तो सरकार फॉरेन कैपिटल को इंडिया में लेके आ रहा है,
इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तो सरकार लेबर लॉस को आप कह सकते हो रिलैक्स कर रही है, इन्वायरमेंटल लॉस को रिलैक्स कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो इसी इन्वेस्टमेंट के लिए ही सरकार सारा गड़बड़ कर रही है, इसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही नए नए कॉर्पोरेट्स को लाने की कोशिश कर रही है। और जो नए कॉर्पोरेट्स आएंगे वो तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगे ही ना। तो यहाँ पे एक असमंजस सा बनता नजर आ रहा है। आप इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़वा रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट तो तब बढ़ेगी जब नए कॉर्पोरेट्स आएंगे, और वो नए कॉर्पोरेट तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से ही काम करेंगे, वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। उनके भी इंडस्ट्रीज में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। हाँ, उनको नौकरियां जरूर मिल जाएंगी, बट वो लोग गरीब ही रहेंगे और जो कंपनी ओनर्स हैं वो अमीर ही रहेंगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर यहाँ पे कुछ 7 चैलेंजेस बताए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या है वो 7 चैलेंजेस? पहला चैलेंज, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव जॉब्स फॉर 7 to 8 मिलियन पर ईयर। हर साल इंडिया में 70 से 80 लाख लोगों के लिए क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत है। फिर मिसमैच को सॉल्व करना है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जितनी लेबर की डिमांड है उतनी ही लेबर की सप्लाई भी होनी चाहिए, बट एक्चुअली में इंडिया में हो नहीं पाता। अगर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में अपना धंधा सेटअप भी करती हैं तो उनको उस क्वालिटी का लेबर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंडिया की केवल 2.3% के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। साउथ के एरिया में उनके 96% स्किल वर्कफोर्स के पास स्किल ट्रेनिंग है, जापान में 80% के पास, यूनाइटेड में 52% के पास। लेकिन हमारे पास जो लोग तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। तो उसके चलते जब वो नौकरी करने जाते हैं वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते हैं, तो कॉर्पोरेट्स बोलते हैं ऐसे लोगों का मतलब भी क्या है। तो स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंज चाहिए यहाँ पे। और स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंज में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंज और स्किल डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उसकी स्किल बढ़ाने की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंज में क्या है ये आपको पता है भाई, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। हमारे यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इसको आपको और बढ़ाने की जरूरत है। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को आपको प्रमोट करने की जरूरत है, एमएसएमईज को प्रमोट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एमएसएमईज एक बल्क में आप कह सकते हो कि नौकरियां दे सकते हैं। सर्विस सेक्टर भी बल्क में नौकरियां देता है, बट सर्विस सेक्टर से ज्यादा बल्क में नौकरियां ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे सकता है। तो इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इनफॉर्मल सेक्टर्स को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, माइग्रेंट्स राइट्स को इंक्लूड करने की जरूरत है। अच्छी अच्छी बातें हर कोई बता रहा है, अभी कैसे करना है ये बहुत बड़ा सवाल है। ये करो ये तो हर कोई बता देता है, ऑथर भी यही बता रहा है। फिर कह रहा है कि भाई ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहिए। ठीक है भाई। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल, इसकी बात कर रहे हैं। रेजिंग रियल वेजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स एंड गारंटिंग मिनिमम वेजेस। तो ये 7 अप्रोचेस बताई हैं, और ये बेसिकली 7 अप्रोचेस बताई हैं चैलेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर सेकेंड अप्रोच ये है, 3 अप्रोचेस की मैंने बात की थी शुरुआत में, कौन कौन सी 3 थी यहां देखिए। पहली थी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, इसके बारे में हमने बात कर ली। फिर रेजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इस दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डायकोटोमी की बात हो रही है। डायकोटोमी मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। ठीक है, डायकोटोमी में समझा देता हूँ कि ऊपर सूरज चमक रहा है लेकिन नीचे अंधेरा है, तो ये डायकोटोमी हो गई कि भाई ऊपर तो रोशनी का साधन है बट नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आपको इंप्रूव करना है तो दो चीजों में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक तो हेल्थ के फील्ड में आपको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और एक एजुकेशन के फील्ड में आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। इन दो सेक्टर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इफ यू आर लुकिंग टू इंप्रूव द ह्यूमन डेवलपमेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही हैं। कोविड-19 ने हमको बता दिया कि हेल्थ सेक्टर में हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ का कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत सारा पैसा वैक्सीन बनाने में खत्म किया जा रहा है, लेकिन हमको यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ बढ़ना है। हमारे देश की केंद्र सरकार को 2 से 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खत्म करना चाहिए, और स्टेट्स कम मिल जाए तो कम से कम 5% जीडीपी तो स्टेट पे आपकी हेल्थ पे खत्म होनी ही चाहिए। अभी हेल्थ और एजुकेशन दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक तरफ हम बहुत ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, एक तरफ बहुत नीचे जाते नजर आ रहे हैं। जैसे एजुकेशन में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिल्कुल एक्सीलेंस की मिसाल बने हुए हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मद्रास, वो ये आपका मुंबई। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं ये इंटरनेशनली एजुकेशन के फील्ड में बिल्कुल एलीट लेवल पे हैं।
तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एलीट एजुकेशन चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भैया हजारों लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है। प्लस जब कोविड-19 का पैंडेमिक देखा तो एक डिजिटल गैप देखने को भी मिला कि भाई कुछ लोग जो शहरों में थे, कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस था वो पढ़ते रहे, लेकिन जो कुछ लोग गांव के इलाके के थे जिनको प्रॉपर स्मार्टफोन का एक्सेस भी नहीं था और उनको चलाना भी नहीं आता था, उनके पास एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं पहुंच पाया, तो वो डिजिटल गैप हो गया। इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। तो एजुकेशन की फील्ड में एक जगह तो हम बहुत ऊपर नजर आते हैं और एक जगह बिल्कुल ही पिछड़े नजर आते हैं। तो इस गैप को बंद करने की जरूरत है, इस डायकोटोमी को खत्म करने की जरूरत है। फिर एट द सेम टाइम हेल्थ केयर में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हेल्थ केयर में आपको हमारे यहाँ पे बहुत ही आला लेवल के, आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, कैंसर्स के, सबके। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश की बहुत बड़ी जो जनता है वो पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट है, और पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स उतने यूजफुल है नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स केवल पैसे वालों के लिए चलते हैं। तो ये जो डायकोटोमी है कि भाई हेल्थ के फील्ड में भी हम ऊपर उठे हैं बट लिमिटेड लोगों के लिए ऊपर उठे हैं, सबके पास इक्विटेबल एक्सेस नहीं है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। अभी कैसे रिजॉल्व करना है ये नहीं बताया, बहुत मैक्रो लेवल पे ऑथर यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर तीसरे अप्रोच पे आ जाते हैं, प्रोवाइडिंग अ क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड अदर सेफ्टी नेट्स। क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब हाफ पूरी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये होता है कि आप सबको पैसा दे रहे हो, क्वासी में मतलब कुछ सेलेक्टेड लोगों को पैसा दे रहे हो। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है, और ऑथर है यहाँ पे आपके एस महेंद्र देव साहब, ये डायरेक्टर है और वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई के। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सी रंगराजन साहब जी साथ मिलके 3 प्रपोजल्स को सजेस्ट किया था, ठीक है। वो 3 प्रपोजल्स क्या थे, किस लिए थे? 3 प्रपोजल्स थे इनके फॉर मिनिमम इनकम फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल इन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। क्या थे इनके 3 प्रपोजल्स? पहला प्रपोजल, कैश ट्रांसफर्स फॉर ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। वो हर लेडी जो 20 साल से ऊपर की उसको कैश ट्रांसफर करो उसके अकाउंट में। प्लस एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ डेज प्रोवाइडेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मनरेगा के अंदर जिन लोगों को भी नौकरियां दी जाती हैं गांव के इलाकों में कि हाँ भाई डिमांड बेस्ड जॉब है, आप आइए काम करिए, दिहाड़ी की मजदूरी ले जाइए, तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ डेज है सालाना 100 उसको बढ़ाना चाहिए। और फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरियाज। जैसे मनरेगा आप रूरल इलाकों में लेके आए हो, वैसे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आप अर्बन इलाकों के लिए लेके आओ। तो ये 3 आप कह सकते हो जरिए बताए थे सी रंगराजन साहब और एस महेंद्र देव साहब ने कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं आप ये जो पोस्ट पैंडेमिक इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली 20 साल से ऊपर की वुमन कौन है आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। मनरेगा में 100 दिन प्रति साल से ज्यादा की इनकम देने वाले मतलब डेज को एलोकेट करना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, क्वासी आप कह सकते हो कि अर्बन इलाकों में जो वेज प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए देखना पड़ेगा कि हाँ भाई रियल में कौन डिसएडवांटेज कंडीशन में। इन सब प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कैश ट्रांसफर्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपेंडेड गारंटी स्कीम को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए इन आइडियाज़ के बेसिस पे क्या पता चल रहा है कि पहली बात तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो 3 हमने प्रपोजल्स देखे, ये 3 प्रपोजल्स तो देख ही लिए। इसके अलावा अगर जो छूटी हुई चीज़ है, हालांकि वो छूटी हुई चीज़ नहीं है, वो तीनों में कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को आप बढ़ाओ ताकि इनइक्वालिटीज़ कम हो जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली इंप्रूव करो, और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया जा सकता है। एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे बात आ सकती है। अभी एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स के चलते तो कितना बवाल हो गया वो आपको पता ही है। फार्म लॉस के चलते कितना लंबा एजिटेशन चला है, चालू ही है अभी भी। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए सरकार को अपना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। जो अमीर तबके हैं हमारे देश के उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, बट क्या वो ज़्यादा टैक्स देंगे? क्या हमारी सरकार उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि इन कॉर्पोरेट्स को तो इंडिया में बुलाया जा रहा धंधा सेटल करो, और ये इंडिया में आके धंधा सेटल करेंगे ही नहीं अगर इंडिया की सरकार एक लिमिट से ज़्यादा टैक्सेस इनसे मांगने लगी तो। सेंटर और स्टेट के फाइनेंसेस को बढ़ाने की जरूरत है। प्लस सेंटर को यह इंश्योर करने की जरूरत है कि स्टेट के पास अप्रोप्रिएट पैसा हो कि वो अपने फिजिकल एक्सपेंडिचर जैसे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेफ्टी नेट्स पे ठीक ठाक पैसा खत्म कर सके। प्लस यहाँ पे पैसों के साथ साथ डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात हो रही है। इन इक्वालिटी को हटाने के लिए अगर आप डेमोक्रेसी लेके आते हो तो डेमोक्रेसी का बेसिक सिद्धांत ये है कि एक देश में सारे लोग बराबर हैं। तो जब सब लोग बराबर हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार बराबरी से काम करेगी। डेमोक्रेसी बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। इसका मतलब यह है
कि डेमोक्रेसी में लोकल लेवल पे मान लीजिए कम्युनिटी कोई परेशान है, बट उस कम्युनिटी को किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उस कमेटी के लिए भी अच्छा काम होने लगेगा। तो हमारे देश में सिर्फ पैसा ही हर चीज़ की दवा नहीं है, डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन के दम पे भी इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। और कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 वर्ग में एड्रेसिंग इनइक्वालिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। परसिस्टेंट माइल्डनेसनेस टेरर अटैक्स इंडिकेट दैट द वीक एंड मॉइस्ट रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट। आपको पता है कि रिसेंटली हमारे 20 से ज़्यादा पैरामिलिट्री पर्सनल्स के जवान शहीद हो गए मॉइस्ट के साथ झगड़े में। तारम नाम का इलाका है छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। कल के करंट अफेयर्स डिस्कशन में मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिस्कस भी किया है। अभी जब ये पूरा की पूरी झड़प हुई उसके बाद आप समझ सकते हो कि जो रिमोट ट्राइबल रीजन है, अगर यहाँ पे ये आप कह सकते हो मॉइस्ट इतने स्ट्रांग है कि वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के 20 से ज़्यादा जवानों को एम्बुश करके मार सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग है। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो मॉइस्ट एम्बुश हुआ है, मॉइस्ट ने फंसाया हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को चारों तरफ से। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग यूनिट्स के थे। स्पेशल टास्क फोर्स भी थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और छत्तीसगढ़ पुलिस भी थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एलीट कोबरा यूनिट भी थी। और ये सब यूनिट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन में। कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब इन इलाकों से जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी है इसको उखाड़ फेंकना। अब आप यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें भी एकदम से यहाँ पे इतनी वॉयलेंट क्यों हो गई। सिलगर जगरगुंदा में एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोड का कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है कि देखिए ये जो पूरा का पूरा इलाका है जागरगुंदा के आसपास का, ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है। यहाँ के लोग अभी भी बाहर की दुनिया से जुड़ नहीं पाए हैं और उन्हीं लोगों को दबा के ये जो नक्सलाइट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सरकार यहाँ पे रोड्स बना रही है और सरकार इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब समझिए इस बात को। सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस इलाके के लोगों के साथ बातचीत कर पाना बहुत ज़रूरी है। जो मॉइस्ट हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की रोड बने, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की रोड बनेगी तो इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका है उसकी कनेक्टिविटी बाहर के इंडिया से ज़्यादा हो जाएगी और उसके चलते कहीं ना कहीं इनका उस इलाके पे कंट्रोल छूट सकता है। तो ये जो मॉइस्ट हैं वो इस रोड को बनने ही नहीं देना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको होती नजर आ गई। फिर आप देखो यहाँ पे यही बात मैंने बताई जो लिखी हुई है, द लैक ऑफ रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज रिमोट एरियाज हैव बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर द मॉइस्ट बीइंग एबल टू यूज द टेरेन टू देयर डिसएडवांटेज। क्योंकि ये इलाके कनेक्टेड ही नहीं है बाहर की ज्योग्राफी से, तो इनकी टेरेन को गलत प्रकार से मॉइस्ट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हमारी इतनी ऑर्गेनाइज सीआरपीएफ की फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इन सबको एम्बुश करने में कैसे कामयाब हो गए ये मॉइस्ट। इन मॉइस्ट की जो फर्स्ट बटालियन है ना, जिसको एक ट्राइबल लेड करा था हिडमा, कहीं ना कहीं इसी ने एम्बुश किया है और मारा है हमारे जवानों को। तो इन इंसर्जेंट्स को ये मालूम कैसे पड़ गया, हमारे इंटेलिजेंस आप कह सकते हो नेटवर्क में ये फेलियर कैसे हुआ। इस इनकाउंटर के बाद आप देखो कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका टोटल नंबर 175 पे पहुंच चुका है। पहले अप्रैल 2010 में एक चिंतलनार अटैक हुआ था जहां पे हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और उसके बाद आप कह सकते हो कि अब तक टोटल 175 जवान शहीद हो चुके हैं अभी प्रेजेंट नंबर अगर आप काउंट करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मॉइस्ट का कैडर है और लीडरशिप है ये भले ही कमजोर पड़ रहा है लेकिन साउथ छत्तीसगढ़ में अभी भी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री थ्रेट बन के हमारी देश की सरकार के सामने और सीआरपीएफ और हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सामने खड़ा हुआ है। फिर आगे बात करें मॉइस्ट की इंसरेक्शन की, तो जो मॉइस्ट का पूरा मुद्दा है ये नक्सलाइट मूवमेंट की तरह उभरा कब, 1970s में, और उसके बाद 2004 में थोड़ा सा इंटेंसीफाई हुआ जब दो प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स आपस में मिल गए। गोरिल्ला टाइप का इनका वॉरफेयर है, ठीक है। और इनका सपोर्ट बेस कौन है, इनके सपोर्ट बेस वो ट्राइबल लोग हैं जिन ट्राइबल लोगों को उनकी ज़मीन से उखाड़ फेंका गया, जिन ट्राइबल लोगों को आज तक गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, जो ट्राइबल लोग आज भी उसी गरीबी में और भूखमरी में मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, ना उनके पास किसी हेल्थ केयर का एक्सेस है, ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है। उनके हालात इतने गंदे हैं, कैपिटलिज्म के चलते वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने हथियार ही उठा लिए, ठीक है। लेकिन देखा जाए 10 साल पहले से लेकर आज की डेट में आप कंपेयर करो तो मॉइस्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इन मॉइस्ट के बहुत से लीडर्स आइदर डेड हैं या फिर जेल में बंद हैं। अगर आप देखो
साउथ बस्तर में जो मॉइस्ट फोर्स है वो काफ़ी इंटैक्ट है। तो अब यहाँ पे ये जो मॉइस्ट कर रहे हैं, एक सवाल तो ये उठता है कि मॉइस्ट इस हिसाब से अगर सीआरपीएफ फोर्सेस को मारेंगे तो मॉइस्ट को भी पता है कि सीआरपीएफ फोर्सेस 1 किलोमीटर से ज़्यादा इनके इलाके में घुस आई तो ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन मॉइस्ट की सिंपल स्ट्रेटजी है, वो क्या सोचते हैं कि पुलिस फोर्सेस को मार दो, जब हम पुलिस फोर्सेस को मारेंगे तो पुलिस फोर्सेस हमारे इलाके में घुसेंगी और 10-15 लोगों को मारेंगी, जब और लोग मरना शुरू होंगे तो हमारा सपोर्ट बेस बढ़ जाएगा। तो अगर ट्राइबल इलाके में पुलिस फोर्सेस घुस के किसी को मारती हैं तो वो जो ट्राइबल्स है ना वो मॉइस्ट की तरफ आ जाएंगे। ऐसा ही मॉइस्ट की सोच है अपने यहाँ पे नए लोगों को रिक्रूट करने की। अब किस हद तक ये सोच सही होगी ये तो कह नहीं सकते। देखिए, इन ट्राइबल इलाके के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या सही और क्या गलत है वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता ठीक तरीके से। और कुछ ये ट्राइबल इलाकों में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है, जो भारतीय सरकार है ये बहुत लंबे समय से ये समझ चुकी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री एंड नहीं है, ठीक है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्रीली सॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के सामने और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के सामने एक और बड़ा चैलेंज रहा है कि ये लोग जो कि मॉइस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहते हैं, वो लोग जो कि मॉइस्ट के इलाके में रहते हैं, उनके साथ कैसे टच बनाया जाए, उनके पास कैसे सरकारी मदद पहुंचाई जाए, कैसे उनको सरकार के प्रति प्रो किया जाए, क्योंकि ये मॉइस्ट उनके साथ मिलने ही नहीं देते। और रिसेंटली ये तारेम अटैक्स इसलिए भी हुए हैं क्योंकि कुछ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने मॉइस्ट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत कराने की कोशिश की है। अगर आप देखो इन इलाकों में जो भी वायलेंस हुआ है 2000 से लेकर अब तक 10,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल इस फिगर को कोट करता है। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे, अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भाई उनकी डेथ को अवेंज भी किया जाएगा और हमारी फोर्सेस पलट के मारेंगे, तो मिलिट्री रिस्पांस तो होगा ही होगा, रिक्रिमिनेशन तो होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि जो सिविल सोसाइटी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे सामने लेके आने की कोशिश कर रही है, इसको भी हम रेगुलरली एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट का एक सस्टेनेबल एंड तो देखिए ढूंढना ही पड़ेगा। एंडलेस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को चलाना भी सही नहीं है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस टुडे मेक्स द वॉर ऑफ वर्ड्स इन अलास्का कन्फाइंड टू रेटोरिक। कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली, अभी ये सिर्फ कहानी की तरह, ये तो बस आर्टिकल को कहानी की तरह सुन लीजिए। रिसेंटली अलास्का में जो बाइडेन की तरफ से यूएस के कुछ ऑफिशियल्स और चाइना की जी जिनपिंग की तरफ से चाइना के कुछ ऑफिशियल्स मिले और उन्होंने कुछ बातचीत करी, देखा कि भाई क्या हो सकता है यूएस चाइना को लेके। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बात हुई। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को क्या बोलते हैं, थग बुलाते हैं। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किंग जोंग उनको भी थग बुलाते हैं, थग मतलब गुंडा कह लीजिए। टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगन साहब को ऑटोक्रेट बुलाते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को किलर बुलाते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई एक वेस्टर्न नेशन यूएसए, जो कि अब तक सबसे ताकतवर देश माना जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी ताकत के अगेंस्ट बहुत से चैलेंजेस आके खड़े हो रहे हैं, वो दूसरे को उल्टी सीधी बातें सुनाता था। एक लीडर दूसरे लीडर्स को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। अभी यूएस चाइना की जब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई मार्च में अलास्का में, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ बोला गया। मतलब यूएस ने भी चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, चाइना ने भी यूएस के ऊपर पलट के इल्ज़ाम लगाया। तो पहले की बातें चली गई। पहले क्या होता था कि जब भी कोई इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल समिट होती थी तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप की कुछ ताकतवर देश हैं, खासकर यूएस कनाडा जैसे देश हैं, ये जब स्टेटमेंट्स देते थे तो ये स्टेटमेंट्स अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के देते थे। और इन स्टेटमेंट्स में काफ़ी आप कह सकते हो कि पॉम्पसनेस होती थी, और ग्लोबल मीडिया इनकी रिपोर्टिंग भी बहुत तगड़े तरीके से करता था। तो वेस्टर्न लीडर्स जो भी स्टेटमेंट दिया करते थे उसकी ग्लोबल मीडिया में बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग होती थी और बड़े ऐसी बात होती। लेकिन अगर आप जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज थी, वो ऐसा नहीं था कि इन स्टेटमेंट से डर जाती थी, लेकिन वो पलट के जो स्टेटमेंट्स देती थी उसमें पॉन्टिफिकेशन कम होता था। पॉन्टिफिकेशन मतलब धमकाना और अपनी ताकत को दिखाना, ये थोड़ा कम होता था। एट द सेम टाइम उनके पास कोई ग्लोबल मीडिया नहीं है कवरेज करने के लिए। भाई चाइना पलट के स्टेटमेंट दे रहा है किसकी तरफ, यूएस की तरफ, तो वो अपने ग्लोबल टाइम्स अखबार के थ्रू देगा। लेकिन यूएस जो भी स्टेटमेंट देगा
वो उनका न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ दुनिया भर के अखबार कवर करेंगे। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो स्टेटमेंट्स देती हैं उनके स्टेटमेंट्स की ज़बरदस्त ग्लोबल रिपोर्टिंग होती है, उनके अगेंस्ट पे बाकी कंट्रीज के जो काउंटर स्टेटमेंट्स आते हैं वो उस लेवल पे आप कह सकते हो कि अग्रेसिव नहीं होते। तो यहाँ पे बेसिकली यूएस के लिए और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये बोला जा रहा है कि ड्यू टू ग्लोबल मीडिया एट देयर डिस्पोजल, ड्यू टू देयर पास्ट ट्रेंड्स, ये लोग दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं और उनके ऊपर बातें बोलते हैं। अगर आप बात करो इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है ना। तो चाइना को डील भी ऑफर कर रहे थे, सैंक्शन भी उनके ऊपर लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं चाइना को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। चाइना खुद की देश में आज की डेट में बहुत बड़ा ताकतवर देश बन गया है, तो उसने भी बोला कि हम प्रेशराइज तो होने से रहे, हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। तो चाइना ने खुद ही अपनी मिलिट्री फंडिंग बढ़ा दी, अमेरिका के बराबर करने का उनका सपना है। यूएस और यूरोप बहुत अलग अलग तरीकों से चाइना, रशिया और के ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा चुका है। यूएस बहुत सारे और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चाइना के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन है क्वाड, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखो तो ये जो यूएस और चाइना का वॉर चल रहा है, चाहे आप इसको इकोनॉमिक वॉर बोल लो चाहे डिप्लोमेटिक वॉर बोल लो, इसमें यूएस की हमेशा से जो ट्रेडिशनल अलाइज कंट्री रही हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को चाइना की तरफ रीओरिएंट कर रही हैं। कुल मिला के यहाँ पे इस सेंचुरी की अगर बात की जाए, 21st सेंचुरी की, तो बोला ये जा रहा है कि इस पूरी 21st सेंचुरी में यूएस और चाइना की जो राइवलरी है ना वो डोमिनेट करेगी। बाइडेन लगातार चाइना में हो रहे ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस को पॉइंट आउट कर चुके हैं। हांगकांग में जो हुआ, जिनजियांग में जो हुआ, साउथ चाइना सी में जो इंटिमिडेशन करता है चाइना, ठीक है, ताइवान को डराने वाली बात हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है चाइना की, जो साइबर अटैक्स हैं वो अक्सर कर यूएस और दूसरे देशों पे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी हुए हैं, करेंसी मैनिपुलेशन करता है चाइना। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट यूएसए लगातार चाइना के ऊपर स्टेटमेंट देता है। अब यहाँ पे यूएस चाइना के ऊपर स्टेटमेंट क्यों देता है? यूएस चाइना के ऊपर स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि चाइना कुछ गलत कर रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यूएस को लग रहा है कि चाइना एक पीयर कॉम्पिटिटर की तरह उठ के आ सकता है, मतलब एक पोटेंट कॉम्पिटिटर की तरह यहाँ पे चाइना उठ के आ रहा है यूएस का, जो बात यूएस को पसंद नहीं आ रही थी। अब तक भी तो चाइना ये सब कर रहा था, बट यूएस क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि यूएस को एक पोटेंट कॉम्पिटिटर की तरह अपनी हैगोमोनी का एक चैलेंज नहीं नजर आ रहा था चाइना में, लेकिन यूएस की हैगोमोनी में अब चाइना एक चैलेंज की तरह सामने नजर आ रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही चाइना यूएस को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह सरपास कर देगा। अभी के लिए जो यूएस नॉमिनल बेसिस पे भी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना इसको जल्दी ही सरपास कर जाएगा। फिर कहीं ना कहीं चाइना के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स बन चुके हैं इकोनॉमिक टाइज के, अपने सिल्क रोड के थ्रू भी वो नेटवर्क बना रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको आप बोल लो। फिर चाइना ने अपने खुद के मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना दिए, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को टक्कर देंगे। अभी जब अलास्का में बातचीत हुई तो इस प्रकार के और बहुत से इल्जाम लगाए गए। बीजिंग को लगा स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा, जो बाइडेन एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मूड में थे नहीं। रीज़न भी, अमेरिका में एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, दुनिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इतना ज़्यादा एंटी चाइना नजर आ रहे थे, जो बाइडेन बिल्कुल ही चाइना के दोस्त नजर आने लगे, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी की भी खिल्ली उड़ जाएगी। यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलास्का की मीटिंग में एंटोनी ब्लिंकन साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। चाइना को बोला कि भाई आप रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानते हो, आप दूसरे देशों को धमकाते हो, आप जिनजियांग, हांगकांग और ताइवान में उल्टे सीधे काम करते हो, लोगों को दबाते हो, आप यूएस के ऊपर साइबर अटैक करवाते हो, आप यूएस के अलाइज को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दबाने की कोशिश करते हो। तो इस प्रकार के बहुत से इल्ज़ाम यूएस ने चाइना के ऊपर लगाए। चाइना ने पलट के क्या बोला? तो भाई चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी लीडर है यांग जीची, उन्होंने बोला कि भाई चाइना किसी भी प्रकार से यूएस का इंटरफेरेंस अपनी इंटरनल पॉलिसी में बर्दाश्त नहीं करेगा। वो यूएस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम खुद की अपनी माइनॉरिटीज़ को देखो, तुम खुद की अपनी डेमोक्रेसी को देखो, तुम हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कुल मिला के एक दूसरे को इल्ज़ाम चालू है। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिकन मीडिया एक लिमिट से ज़्यादा चाइना के स्टेटमेंट्स को नीचे नहीं दबा सकता। उसका रीज़न ये कि चाइना भी सही पॉइंट के ऊपर अटैक कर रहा है। अब चाइना के अंदर भले डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन वो यूएस की डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहा है। यूएस में जो ब्लैक्स के खिलाफ अत्याचार होता है उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, और ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि कहीं ना कहीं यूएस में ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा है। बट एट द एंड जब
फाइनल स्टेटमेंट आया तो ये पता चला अलास्का मीटिंग के बाद कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज को लेके, कोविड-19 को लेके, एपेक को लेके, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, G20, हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, ईरान न्यूक्लियर इशू, अफगानिस्तान, कोरिया, म्यांमार, इन सब को लेके कहीं ना कहीं यूएस चाइना एक दूसरे के साथ काम करेंगे। लेकिन ये बहुत ही इनफॉर्मल प्रकार का स्टेटमेंट था। कुल मिला के रियलिटी ये बताई जा रही है कि यूएस और चाइना के जो लीडर्स हैं और कहीं ना कहीं इनका जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है ये साफ साफ बता रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, चाहे वो ज़रूरत इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में हो, सप्लाई चेन के मामले में हो, जॉब्स के मामले में हो, सर्विस सेक्टर में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, मार्केट एक्सेस में हो। अगर आप देखो चाइना जो कंट्री बढ़ी है, चाइना के बढ़ने के साथ साथ कुछ और एशियन कंट्रीज भी बढ़ी हैं जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है। अगर आप बात करो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो यूएस पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। यूएस की सारी सप्लाई चेन्स चाइना में शिफ्ट हो चुकी हैं और जो चीज़ें होने में 30-40 साल लगते हैं, एकदम से वो सप्लाई चेन दूसरे देशों में नहीं जा सकती। ठीक है, एट द सेम टाइम यूएस को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि चाइना अपने बिहेवियर में देखिए कहीं भी बदलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे पुतिन साहब के स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा है। पुतिन साहब ने क्या बोला? दे द अमेरिकन्स थिंक दैट वी आर लाइक देम बट वी आर डिफरेंट, वी हैव अ डिफरेंट जेनेटिक, कल्चरल एंड मॉरल कोड with the prevailing mistrust across the region, every possible solution becomes an insuperable problem। कहना मतलब यही, पुतिन साहब ये बोल रहे हैं इन अमेरिकन्स को लगता है कि पूरी दुनिया के लोग इनकी तरह हैं, रशिया, चाइना, टर्की, इन सब के लोग इन अमेरिकन्स की तरह हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग अलग हैं, हमारा मॉरल कोड अलग है, हमारा जेनेटिक कोड, कल्चरल कोड अलग है, हम तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे भले ही इंडिया चाइना के बीच की जो राइवलरी है वो साफ साफ नजर आ रही है सामने सामने, लेकिन वो राइवलरी केवल रेटोरिक है, वो राइवलरी केवल बातचीत की है। एक लिमिट से ज़्यादा यूएस और चाइना एक दूसरे से रिश्ते खराब करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो जो भी इनको आप इनकी लड़ाइयाँ दिख रही ना आपको आपके सामने, वो रेटोरिक के फॉर्म में, मतलब वो शब्दों में नजर आ रही हैं, वो सामने ही सामने है। एक्चुअली में इंटरनली बीच की लड़ाई ये दोनों पार्टीज अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। ये मैं कहूँगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन मेड ईजियर विद वर्चुअल हियरिंग्स बट मोर नीड्स टू बी डन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, पैंडेमिक आया, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे आप तारीफ बोलिए या फिर आप क्रिटिसाइजमेंट बोलिए, मैं तो क्रिटिसाइज ही कहूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये एक्नॉलेज करने के लिए एक पैंडेमिक लग गया कि फेयर एंड इक्वल एक्सेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का सबके पास। कहने का मतलब ये है कि पैंडेमिक से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर आपको केस लेके जाना है तो आपको फिजिकली लेके जाना पड़ेगा, आप वर्चुअली लेके नहीं जा सकते, ऑनलाइन हियरिंग नहीं हो सकती। बट पैंडेमिक के बाद ऑब्वियस सी बात है हर जगह पे हियरिंग ऑनलाइन ही हो रही है। क्योंकि पैंडेमिक के बाद लग गया था लॉकडाउन, और लॉकडाउन के चलते ऑब्वियस सी बात है लोगों की मूवमेंट, लिटिगेंट्स की, लॉयर्स की मूवमेंट ऑब्वियस सी बात है बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ये बोला गया कि भाई टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लो तो किसी प्रकार का मूवमेंट भी नहीं होगा, कोरोना नहीं फैलेगा, काम भी होता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का तो काम ऐसा है कि हो भी सकता है एक बार को। तो यहाँ पे न्यू विस्टास फॉर लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री टू अप्रोच थ्रू टेक्नोलॉजी द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट विद रिलेटिव ईज। यानी इस लॉकडाउन ने, इस पैंडेमिक ने देश भर के लोगों और देश भर के लॉयर्स के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल दी कि वो अपनी जगह पे रह के ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप देखो कि रिसेंटली जो बार है दिल्ली में वो ये डिमांड कर रहा है कि भाई फिजिकल हियरिंग्स शुरू कर दो। अब बार दिल्ली में क्यों डिमांड कर रहा है? देखिए, दिल्ली के बार में बड़े बड़े लॉयर्स हैं। होता ही है कि फिजिकल हियरिंग का फायदा क्या है दिल्ली के बार को? मान लो कलकत्ता में कोई केस हुआ, हाई कोर्ट ने कोई सजा सुनाई, अभी उस सजा के अगेंस्ट जब अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, तो दिल्ली में वो हाई कोर्ट कलकत्ता वाला एडवोकेट नहीं जाएगा, दिल्ली के बार के से कोई एडवोकेट उठाना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी और फिर वो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। तो इसके चलते दिल्ली के बार के जो लॉयर्स हैं वो ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जब वर्चुअल हियरिंग हो रही है तो कहीं का भी पेश हो, कलकत्ता का हो, आंध्र प्रदेश का हो, चेन्नई का हो, वहां के लॉयर्स ऑनलाइन आपका केस लड़ सकते हैं। तो अगर आपका कोई लॉयर जिसने हाई कोर्ट में आपके लिए केस लड़ा है, अगर आप चाहो कि वो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए केस लड़ना चाहे तो दिस इज पॉसिबल ऑनलाइन। ये आपका फिजिकल हियरिंग में पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो यही बात बोली जा रही है कि अगर दिल्ली का बार डिमांड कर रहा है कि फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू कर दो, तो फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। वर्चुअल एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट शुड कंटिन्यू, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोट किया जा रहा है। जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी,
तब ये बात उठी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ज्योग्राफिकल एक्सेस है कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए आप कह सकते हो जस्टिस की फील्ड में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। B.R. अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी बाबा साहब की, उसने ये भी बोला था कि देखिए एक स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ सिटिंग होना चाहिए और लिटिगेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ जाना और किसे अप्रोच करना है अगर उनको जस्टिस को मीट करना है तो। अब देखिए बाबा साहब के समय पे जो हुआ था ये 1947-1950 की बात है। उस समय पे ना टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी थी और ना उस समय के लोगों के लिए गेस करना बहुत मुश्किल था कि आगे आने वाले समय में क्या हो पाएगा। अभी उस समय पे आप सोचो, ये तो पता नहीं था कि इस प्रकार का इंटरनेट आ जाएगा और इस प्रकार की भाई सर्विसेज आ जाएंगी कि कहीं से भी बैठे बैठे कोई कुछ भी सुन रहा है। तो उस समय पे ड्राफ्टिंग कमेटी और बाबा साहब ने क्या बोला कि भाई फिजिकल हियरिंग कराइए आप कोर्ट की और लिटिगेंट्स को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि भैया कोर्ट में उनके पास कैसे जाना है और किस प्रकार से उन्हें काम करना है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने ये माना कि हाँ भाई फिजिकल हियरिंग कराओ, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की रीच बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रीच सिर्फ दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। मतलब इन लोगों ने ये माना कि अगर देश के दूर के भागों के लोग भी आके सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस लेना चाहें तो वो ले सके। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एम्पायर किया कि सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंचेस को दिल्ली के अलावा देश के दूसरे भागों में भी खोला जा सकता है। ठीक है भाई। अब देखिए जब संविधान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात की परमिशन दे रखी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंचेस देश के दूसरे भागों में खोली जा सकती हैं, और जब आप देख रहे हो कि केस लोड सुप्रीम कोर्ट में इतना बढ़ रहा है, इतने सारे लिटिगेंट्स गवर्नमेंटल मैटर्स बढ़ रहे हैं, तो जो सक्सेसिव चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अब तक अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रयोग करके क्यों नहीं दूसरी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाई हैं, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस हर जगह होनी चाहिए थी, बट नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई ये बात समझ के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो कोरोना से पहले आपको दिल्ली जाना पड़ता था, आपके पास ऑप्शन नहीं था। जबकि सर्किट बेंचेस बननी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट की, बट वो बनी नहीं। और उसके हमको निगेटिव जो रीजंस हैं वो देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी बताता हूँ। हमारा सिंगल पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जुडिशियल सिस्टम का, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास हर प्रकार के केसेस जाते हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, फाइनेंशियल हो, हर प्रकार के। अब एक रिपोर्ट है किसकी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट क्या बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो केसेस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस डिसाइड हो चुके हैं उनकी अगेंस्ट जो अपील है वो कहां पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में। तो दिल्ली के हाई कोर्ट की जो केसेस की जो अपील है वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगी। लेकिन व्हेन यू मूव साउथवर्ड्स, आप वेस्ट बंगाल पहुंच जाओ, बिहार पहुंच जाओ, आंध्र प्रदेश पहुंच जाओ, इन तीन स्टेट्स को देखो तो ये हमारे देश की 20% आबादी बनाते हैं। लेकिन इन तीन स्टेट्स के जो टोटल नंबर ऑफ कोर्ट्स मतलब केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं वो केवल 10% है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश जो कि हमारी देश की 20% आबादी बनाते हैं, तो कम से कम 20% केसेस तो यहां से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट के 10% केसेस इन तीन स्टेट से रिलेटेड है। वहीं पे अगर आप पंजाब और हरियाणा स्टेट की बात कर लो जो कि दिल्ली की बिल्कुल अलग है, पंजाब और हरियाणा पूरे देश की आबादी का केवल 5% बनाते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के 18% केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे एक बहुत क्लियर कट ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। क्लियर कट ट्रेंड क्या है कि ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट के चलते भैया पूरे देश को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर तरीके से। जो स्टेट्स बिल्कुल ही साउथ में, कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई या अपील के लिए आते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना इग्नोर ही करते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस आपके पास से खत्म हो रहा है। अब पैंडेमिक के बाद ये चीजें थोड़ी ठीक हुई हैं। पैंडेमिक के बाद चीजें कैसे सही हुई हैं कि भाई देखिए अभी कोई भी केस एक हियरिंग से तो सॉल्व होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग की, फिर बोला अगली डेट ये फिक्स है, तो जो पर्सन है वो वापस अपनी जगह पे आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, तो उसके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। प्लस अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में पहले जाकर केस लड़ना था कोरोना के पैंडेमिक से पहले, तो उसके दिल्ली के बाहर से ही कोई ना कोई आप कह सकते हो लॉयर उठाना पड़ता, उसकी फीस अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की फीस तो आसमान छूती है, ये आपको मालूम ही है। तो ऐसे केसेस में जब इतनी प्रॉब्लम्स थी, कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद ये जो ऑनलाइन हियरिंग वाला ट्रेंड चालू हुआ है, इसने चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इसने लोगों का खर्चा कम कर दिया है, इसने लोगों को अपने मनमर्जी लॉयर्स के हिसाब से केसेस लड़ने का मौका दे दिया है।
तो अब चेन्नई में बैठा हुआ कोई आदमी अगर मद्रास हाई कोर्ट की अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहता है तो मद्रास हाई कोर्ट वाला लॉयर ही ऑनलाइन उसके केस को लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए जो दिल्ली के बार के एडवोकेट्स हैं इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनको लग रहा है कि भाई फिजिकल हियरिंग नहीं शुरू होगी तो हमारी पहले जो हम करोड़ों अरबों में कमाते थे वो होना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं इस कोरोना के पैंडेमिक के चलते। वो लॉयर्स जो हमेशा से सपना देखते थे कि वो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को एड्रेस करेंगे, उनका सपना भी कहीं ना कहीं इस कोरोना के चलते पूरा हो रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंचेस पूरे देश में नहीं बनाई जाती हैं तब तक ये जो वर्चुअल हियरिंग्स चल रही हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की कोरोना के पैंडेमिक के बाद, इनको चलते रहने देना चाहिए। कोरोना खत्म भी हो जाए तो भी चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि इन वर्चुअल हियरिंग्स के चलते अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो एक्सेस है लोगों को और लोगों का जो एक्सेस है जस्टिस को वो बढ़ गया है। और ये जस्ट और इक्विटेबल पॉलिसी पैरामीटर है जो कि आप कह सकते हो दिस इज किसी भी तरीके से ये हार्मफुल नहीं है, इसके बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है, और आ जाते हैं अपने फाइनल आर्टिकल पे। साउथ फेज मच इज एट स्टेक फॉर लेफ्ट एंड कांग्रेस इन केरला एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में आज से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना भाई, जबरदस्त कैंपेन चला है। जितनी भी तमिलनाडु की 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं, केरला की 140 हैं, सब में एक ही सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में डीएमके का जीतना जरूरी है और केरला में कांग्रेस का जीतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से। पिछले 10 सालों से एक ही पार्टी राज कर रही है, तो डीएमके की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इलेक्शंस डीएमके जीते। कांग्रेस की बात की जाए तो भाई केरला में सीपीआईएम एलडीएफ की सरकार है और सीपीआईएम एलडीएफ की सरकार अपना सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म देख रही है और कांग्रेस अपना ये वाला टर्म देख रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो पर्सनल इमेज है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये जो केरला के इलेक्शन है ये कांग्रेस के लिए जीतने यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस के यूडीएफ के लिए जीतने यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप देखो तो द्रविडियन पॉलिटिक्स थोड़ी फ्रेगमेंट हो गई है। अगर आप देखो तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके की जयललिता जी की मृत्यु हो चुकी है, डीएमके की करुणानिधि साहब की मृत्यु हो चुकी है। कुछ नए प्लेयर्स उठ के आ गए जैसे कमल हसन साहब, एमकेएम पार्टी है इसकी, एमएनएम पार्टी। फिर एक तमिल नेशनलिस्ट सीमान साहब, इनकी भी एक पार्टी है। बीजेपी की सत्ता किन स्टेट्स में घुस पाएगी इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। बीजेपी ऑब्वियस सी बात है केरला और तमिलनाडु में अभी के लिए बीजेपी का घुसना काफी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने केरला में ये बोला है कि जो सबरीमाला टेम्पल है इसको हम लोग आउट ऑफ टच रखेंगे वुमेन के लिए। मतलब ये जो इनकी हमेशा से प्रैक्टिस चली आ रही है कि वुमेन्स, खासकर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स एंटर नहीं कर सकती सबरीमाला श्राइन में, इस प्रैक्टिस को, इस सोशल प्रैक्टिस को बना कर रखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसा बोल दिया है। एलडीएफ चुप है। एलडीएफ को लग रहा है कि ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए तो ये हिंदू बैकलैश होगा, हम इलेक्शन हार सकते हैं। एलडीएफ ने यह भी बोला है कि लव जिहाद वाला जो इशू है वो सीरियस कंसर्न का है। वेलफेयर पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। फॉर्चुनेटली तमिलनाडु और केरला में जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था वहां पे कम्युनलिस्टिक एलिमेंट्स देखने को नहीं मिले, धर्म के नाम पे लड़ाइयां देखने को नहीं मिली। वेलफेयरिज्म की बात हो रही है, लेकिन इस बात पे भी बहुत बड़ा डाउट है कि केरला में जो सरकार चुन के आएगी और तमिलनाडु में जो सरकार चुन के आएगी वो किस हद तक वेलफेयर इनिशिएटिव्स पे पैसा खत्म कर सकती है, क्योंकि पैसा बहुत लिमिटेड है। फिर इन इलेक्शंस में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया है उसको लेके बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी चूंकि केंद्र में पावर में है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अभी के लिए बीजेपी की कंट्रोल के अंदर काम कर रही, तो बीजेपी के ऊपर लगातार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जेपी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अनहेल्दी ट्रेंड की तरह निकल के आ रहा है। और इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का प्रयोग केवल साउथ इंडिया के इलेक्शंस में नहीं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी किया जा रहा है, आसाम के इलेक्शंस में भी किया जा रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का प्रयोग करके अपोजिशन को दबाने वाली बात है, इसको भी प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखने की जरूरत है। ये एक अनहेल्दी ट्रेंड है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड को कम करता है इलेक्शंस में, जिसको हटाने की जरूरत है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो ये नहीं था, बट ठीक है, आया था तो एक बार डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। गुड बाय।